नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी में। आज की क्लास में हम जनसंख्या एवं नगरीकरण समस्त आंकड़े जो 2011 की जनसंख्या के जनगणना के आधारित पे है उसको हम कवर करेंगे, क्योंकि मोस्टली सारे एग्ज़ाम में यहाँ से 2-3 क्वेश्चन तो बनते ही हैं। जैसा कि लास्ट JPSC में भी हमने देखा था, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन थे और बाकी के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी इनसे 2-3 क्वेश्चन तो आते ही हैं। ठीक है, तो इसको आज हम अच्छे से पढ़ेंगे ताकि हमारा 2 से 3 क्वेश्चन आराम से हम सॉल्व कर जाएं। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लेक्चर की ओर। तो देखते हैं जनगणना का इतिहास। ठीक है, मतलब सेंसस का क्या इतिहास रहा है उसको हम सबसे पहले जानेंगे। तो विश्व में व्यवस्थित रूप से सर्वप्रथम स्वीडन द्वारा 1749 ईस्वी में जनगणना कराई गई थी। ठीक है, मतलब सबसे पहले विश्व में जनगणना कहाँ शुरू हुई थी, तो वो है स्वीडन से। ठीक है, जो कि 1749 ईस्वी में शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं दशकीय जनगणना सर्वप्रथम अमेरिका ने 1790 ईस्वी से प्रारंभ किया। ठीक है, तो जो दशकीय जो डिकेट में जो होता है हर 10 साल पे जो जनगणना होती है वो अमेरिका ने 1790 में प्रारंभ किया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय हुई। ठीक है, लेकिन ये जो मेनली ये जो था वो फाइनेंशियल को लेकर वित्तीय था। ठीक है, इसके बाद लॉर्ड रिपन के समय 1881 ईस्वी में दशकीय जनगणना प्रारंभ हुई। ठीक है, मतलब ओरिजिनल जो माना जाएगा तो ये है लॉर्ड रिपन के समय शुरुआत हुआ था। ठीक है, जो कि 1881 में शुरुआत हुआ था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना है। ठीक है, मतलब 2011 की जो जनगणना भारत में हुई है वो अभी तक की 15वीं जनगणना है। ठीक है, स्वतंत्रता भारत की यह 7वीं जनगणना। ठीक है, लेकिन भारत जब से आज़ाद हुआ है उसके बाद से यह 7वीं जनगणना है। ठीक है, जनगणना को संविधान की 7वीं अनुसूची में रखा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 246 में भारत की जनगणना की जिम्मेवारी केंद्र सरकार की है। ठीक है, मतलब आर्टिकल 246 में मेंशन है कि जो जनगणना की जो भी जिम्मेवारी होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कंडक्ट करेगी। ठीक है, भारत की जनगणना अधिनियम 1948 के अंतर्गत कराई जाती है। ठीक है, मतलब जो अगर ये पूछा जाएगा आपसे कि जो सेंसस होता है वो किस एक्ट के अंतर्गत होता है, तो वो होता है जनगणना अधिनियम 1948 के अंतर्गत होता है। ठीक है, जनसंख्या के सिद्धांत। जनसंख्या पर सर्वप्रथम व्यवस्थित विचार रॉबर्ट माल्थस ने दिया। ठीक है, मतलब इस पे सबसे पहला विचार किनका था, तो रॉबर्ट माल्थस का था। ठीक है, मुख्यतः जनसंख्या के सिद्धांत को 2 वर्गों में विभक्त किया गया है, प्राकृतिक सिद्धांत और सामाजिक सिद्धांत। प्राकृतिक सिद्धांत पर जनसंख्या सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादन माल्थन थे। माल्थस के बारे में हम देखते हैं यहाँ। तो माल्थस के अनुसार के साथ थॉमस सैंडलर, थॉमस डब्ल्यू हर्बर्ट स्पेंसर ने भी इस सिद्धांत का विचार दिया। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। माल्थस के अनुसार किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या की वृद्धि गुणोत्तर श्रेणी में, जीविकोपार्जन के साधन में समानांतर श्रेणी में। कहने का आशय है कि जनसंख्या वृद्धि 1, 2, 4, 8 की दर से, ठीक है, जीविका उपार्जन के साधनों में वृद्धि 1, 2, 3, 4, 5 की दर से होती है। माल्थन ने बताया कि यदि जीवन निर्वाह के संसाधनों का अवरोध ना हो तो प्रत्येक 25 वर्ष में जनसंख्या 2 गुना हो जाएगी। ठीक है, मतलब बोला गया है कि अगर जीवन निर्वाह के संसाधनों का अगर किसी तरह कोई कमी ना रहे तो प्रत्येक 25 वर्ष में जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, यही क्रम चलता रहा तो 200 वर्ष में जनसंख्या में 256 गुना पर जीवन निर्वाह क्षमता में मात्र 9 गुना वृद्धि होगी। ठीक है, ऐसा बताया गया।
मॉल्सन का कहना है कि यदि स्वयं के नैतिक नियंत्रण के माध्यम से जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण ना पाया गया तो प्राकृतिक प्रकोपों जैसे दुर्भिक्ष, युद्ध एवं संक्रामक रोगों के द्वारा व्यापक अकाल मृत्यु होगी। ठीक है, मतलब इनका कहना है कि अगर जनसंख्या पर अगर हम कंट्रोल ना करेंगे तो क्या होगा, जनसंख्या इतनी बढ़ जाएगी कि लोगों में हाहाकार मच जाएगा, मतलब भूख और ये सब, क्योंकि संसाधन हमारे पास लिमिटेड है। तो ऐसा नहीं कि हम जनसंख्या बढ़ते जाएगा सबके लिए हम उतनी आपूर्ति हो पाएगी। तो ज़रूरी है कि हम जनसंख्या को इसको नियंत्रण करें। ठीक है, उसी के बारे में माल्थस का इनका कहना है। आगे देखते हैं, परिणामतः जनसंख्या खाद्य पदार्थों के अनुपात में स्वयं संतुलित हो जाएगी। वर्तमान में माल्थस का सिद्धांत प्रासंगिक नहीं है, मतलब अभी इनका जो सिद्धांत है वो रिलेवेंट नहीं है। अब यहाँ पे हम देखते हैं जनसंख्या संबंधित शब्दावली। ठीक है, क्या क्या टर्मिनोलॉजी है उसको हम देखते हैं। तो आश्रितता अनुपात को D/W इंटू के से डिनोट किया जाता है। यहाँ पे आश्रित जनसंख्या का अर्थ है 0 से 14 वर्ष वाले तथा 60 वर्ष से ऊपर के लोग। ठीक है, और वही W का कुल कार्यशील जनसंख्या, ठीक है, इक्वल टू होता है 15 से, हाँ ठीक है, 15 से 59 वर्ष के लोगों को किस में रखा गया है, तो W में रखा गया है। और D में 0 से 14 वर्ष के बच्चों को रखा गया है और 60 साल के ऊपर के लोगों को रखा है, जो कि अभी वर्किंग पॉपुलेशन में नहीं है। ठीक है, मोस्टली कार्यशील पॉपुलेशन मतलब वर्किंग पॉपुलेशन में उनको रखा जाता है जो कि 15 साल से ऊपर और 59 साल तक के लोग हैं। ठीक है, ये जो वर्ग होता है ये वर्किंग में होता है। ठीक है, वही अगर 60 साल से इंसान ऊपर का हो जाता है तो कहीं ना कहीं रिटायरमेंट की एज हो जाती है, तो उनको इसमें कंसिडर नहीं किया गया है। आगे देखते हैं, k=100 आश्रितता का अनुपात को 100 में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व स्थान विशेष की कुल जनसंख्या, स्थान विशेष का कुल क्षेत्रफल प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वालों की जनसंख्या घनत्व कहलाती है। ठीक है, लिंग अनुपात में देखते हैं, तो लिंग अनुपात इक्वल टू कुल स्त्रियों की जनसंख्या बाय कुल पुरुषों की जनसंख्या इंटू 100 है। ठीक है, अच्छा 1000 है। ठीक है, प्रति 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या लिंग अनुपात होती है। शिशु दर, मृत्यु दर। ठीक है, किसी निश्चित वर्ष में 5 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की मृत्यु संख्या डिवाइडेड बाय उसी वर्ष में जीवित जन्मे बच्चों की संख्या इंटू 1000 को क्या बोलते हैं, इस फॉर्मूला के माध्यम से हम शिशु मृत्यु दर निकाल पाते हैं। ठीक है, शिशु लिंगानुपात। ठीक है, तो सबसे पहले शिशु लिंगानुपात में क्या करते हैं, बालिकाओं की संख्या जो 0 से 6 वर्ष की है उनका लिया जाता है। उसके बाद बालकों की संख्या लिया जाता है जो कि 0 से 6 वर्ष तक के हैं, और इसको इंटू में 1000 लिया जाता है। ये इसके फार्मूला है शिशु लिंगानुपात निकालने का। फिर है दशकीय वृद्धि दर। तो 10 वर्षों के मध्य जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि को दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर में वर्तमान जनसंख्या माइनस पूर्व जनसंख्या डिवाइडेड बाय पूर्व जनसंख्या इंटू 100। ठीक है, इसके बाद देखते हैं साक्षरता अनुपात, लिटरेसी रेशियो में देखते हैं। तो इसमें L/7+P/100 है साक्षर व्यक्तियों की संख्या डिवाइडेड बाय की इसमें क्या है 7+ आयु वाली जनसंख्या। ठीक है, मतलब P यहाँ पे है 7+ आयु वाली जनसंख्या, मतलब 7 वर्ष से ऊपर की जनसंख्या उसको रखा गया इंटू 100। यहाँ पे टोटल फर्टिलिटी रेट दिया हुआ है, तो यह बच्चों की वह संख्या को प्रदर्शित करता है जो औसतन किसी भी स्त्री के संपूर्ण प्रजनन काल में उत्पन्न होते हैं। भारत में 2010 ईस्वी में प्रजनन दर 2.5 थी और 2016 ईस्वी में कुल प्रजनन दर 2.3 हो गई। ठीक है, आयु संरचना देखते हैं। आयु वर्ग एज ग्रुप में सामान्यतः जनसंख्या को 3 विस्तृत वर्गों में विभाजित किया गया है। तो बाल आयु जो कि 0 से 14 वर्ष तक के हैं। ठीक है, ठीक है, सैंडबर्ग के मुताबिक यदि किसी देश के बाल आयु वर्ग की जनसंख्या 40% से अधिक है तो उस देश की जनसंख्या प्रगतिशील होगी। ठीक है, मतलब प्रोग्रेसिव जनसंख्या होगी। और 0 से 14 वर्ष आयु वर्ग आर्थिक रूप से अनुत्पादक एवं सर्वाधिक व्ययशील होगा। साथ ही द्वितीय
आयु वर्ग पर जो कि 15 से 64 वर्ष के ऊपर वो ज़्यादा निर्भर करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। भारत के सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा 2015 में जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक 60+ लोगों की संख्या इज इक्वल टू केरल में 12.6% है। ठीक है, मतलब 60+ के जो सबसे ज़्यादा लोग वहाँ के कहाँ पे पाए जाते हैं, तो वो है केरल में, जो कि 12.6% का है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि न्यूनतम 60+ लोगों की संख्या कहाँ है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश में। सबसे ज़्यादा कहाँ देखें आप, तो वो था केरल में, और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में, जो कि 4.6% है। ठीक है, इसके बाद है 35.5% दशकीय वृद्धि के साथ 60+ की कुल जनसंख्या 2011 में कितना है, तो 10.39 करोड़ है। ठीक है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार आयु समूह के जनगणना की प्रतिशत नीचे सारणी में दी गई है। तो ये सारणी है, ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि नगरीय अधिवासों के प्रकार। ठीक है, इसमें कस्बा किसको बोलते हैं, तो जहाँ जनसंख्या 500 से 1000 या इससे अधिक हो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम कस्बा बोलते हैं। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि नगर किसको बोलते हैं, तो नगर उसको बोलेंगे जिनका जनसंख्या 1 लाख से ज़्यादा हो। ठीक है, वो नगर कहलाएगी। ठीक है, तो भारत की आधे से ज़्यादा जनसंख्या नगर में रहती है। अब महानगर की बात करें तो पॉलिटिशन और मेट्रो मेट्रोपोलिस, अगर सिटी की बात करें तो महानगरों की जनसंख्या जहाँ पे 10 लाख से अधिक होती है, तो उनको हम महानगर के में काउंट करेंगे। तो 2011 की जनगणना में महानगर को मिलियन प्लस नगरीय संकुलन नगर की संज्ञा दी गई है। और मेगलोपोलिस उसको, इस शब्द का प्रयोग जिग्नामेट ने सर्वप्रथम किया। 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को मेगलोपोलिस कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार 50 लाख से वाली शहर टोटल 9 हैं, और 2011 की जनगणना के अनुसार 50 शहर 7 थे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं सन नगर किसको बोलते हैं, तो ऐसे शहर दो नगरों में जो अलग अलग होकर भी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं उसको बोलते हैं सन नगर, जैसे हैदराबाद और सिकंदराबाद। ठीक है, अमलैंड किसको बोलते हैं, नगर अपने आसपास कुछ क्षेत्रों की सेवा करता है, बदले में उस क्षेत्र की सेवाएं प्राप्त करता है, उसको बोलते हैं अमलैंड बोलते हैं। जितने ग्रामीण ग्रामीण क्षेत्र का नगर से प्रभाव संबंध होता है, उतने क्षेत्र नगर का अमरलैंड कहते हैं। अमरलैंड शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आंद्रे एलिक्स जो कि 1914 द्वारा किया गया था। भारत की जनगणना, तो 2011 की जनगणना पर आधारित भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5 है। ठीक है, प्रतिशत में है। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। सन 2001 से 2011 के मध्य भारत की जनसंख्या में 18.18 करोड़ की वृद्धि हुई। भारत कृषि प्रधान देश है, और 2011 की जनगणना अनुसार भारत की 68.9% जनसंख्या ग्राम में ही निवास करती है। ठीक है, भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि कितनी है, तो 17.70%। ठीक है, भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर कितनी है, तो 1.64%। सन 1921 को जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष ग्रेट डिवाइडिंग ईयर के रूप में जाना जाता है। 1911 से 21 ईस्वी को मध्य अधिकांशतः अकाल एवं महामारियों का प्रकोप ज़्यादा रहा, जिसके कारण मृत्यु दर अधिक हो गई, और फलस्वरूप इस दशक में जनसंख्या में ह्रास हुआ। मतलब इस वर्ष क्या हुआ, ज़्यादा महामारी आई तो काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जनसंख्या में ह्रास हुआ, मतलब कमी आई। जनसंख्या में ह्रास के कारण क्या थे, महान विभाजक वर्ष कहा जाता है।
भारत में जनसंख्या वृद्धि अवधि को समझने के लिए 4 भागों में या 4 चरणों में विभक्त किया गया है। तो स्थिर जनसंख्या की अवधि 1901 से 1921, इस समय मृत्यु दर अधिक थी। इसका प्रमुख कारण भूखमरी, अकाल, महामारी थे। इस अवधि में जन्म दर एवं मृत्यु दर में अंतर कम था, जिस कारण से वृद्धि दर न्यून था, ठीक है, मतलब सबसे कम था। तो स्थिर जनसंख्या वृद्धि कब हुई? तो 1901 से 1921 के बीच में, ठीक है। उसके बाद धीमी गति से जनसंख्या वृद्धि हुई 1921 से 1951 के बीच में। तो इन्हें 1921 के पश्चात स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के कारण उच्च मृत्यु दर पर लगाम लगी। इस अवधि में देश की जनसंख्या स्थिर दर से बढ़ी है, ठीक है। तो तीव्र गति से जनसंख्या विकास 1951 से 1981 ईस्वी में, इस समय अप्रत्याशित जनसंख्या वृद्धि हुई। कारण था खाद्य पदार्थ एवं स्वास्थ्य सेवाओं का विकास, ठीक है। तो 1951 में जनसंख्या 36.10 करोड़ थी और 1981 में जनसंख्या कितनी हो गई? तो 68.33 करोड़ हो गई, ठीक है। इस समय अवधि में जनसंख्या विस्फोटक अवस्था में पहुंच गई, ठीक है। तो जनसंख्या वृद्धि में ह्रास कब हुआ? तो 1971 से 81 ईस्वी में के बीच हुई और 2001 से 2011 में गिरावट की गई तथा वार्षिक वृद्धि दर 1.64% रही है, ठीक है। जो भी ये 4 चरणों में बांटा गया था, इसका आप सीक्वेंस कम से कम याद रखें कि किस में कितना मतलब किस में घटा किस में बढ़ा, ताकि जब भी ये आपको मल्टीपल टाइप्स में जब ये क्वेश्चन पूछे तो या स्टेटमेंट बेस्ड में आपको दे देगा, तो कहीं ना कहीं आप इसको आसानी से एलिमिनेट कर पाएंगे। तो जनगणना 2011 के आंकड़े दशकीय जनगणना वृद्धि शीर्ष राज्य के केंद्र शासित प्रदेश राज्य केंद्र शासित प्रदेश वृद्धि दर दादर और नागर हवेली 58.88, ठीक है। दमन और दीप में कितना था? तो 55.76, ठीक है। ऐसा ही पांडुचेरी, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार, मणिपुर सबसे कम यहाँ पे है तो उत्तर प्रदेश का है वृद्धि दर। और सबसे ज़्यादा किसका था? तो दादर और नागर हवेली का। सब यहाँ पे जो भी आप डेटा याद रखें, सबसे पहले उसमें देखें कि सबसे टॉप में कौन है और सबसे बॉटम में कौन है, तो ये मतलब आपको याद होना चाहिए। न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्य, ठीक है। तो इसमें न्यूनतम वृद्धि दर वाले में नागालैंड, यहाँ पे देखिए इसका है सो माइनस में हुआ है, -0.58% इसके वृद्धि हुई है। उसके बाद केरल है, ठीक है, ऐसे ही चल रहा है। और गोवा में सबसे ज़्यादा हुई है 8.23। यहाँ पे वर्ष दिया गया है, जनसंख्या दिया गया है करोड़ में, वृद्धि दर दिया गया है और अंतर प्रति 10 वर्ष में दिया गया है। तो 1911 में कितना था? तो जनसंख्या 25.20 था, जो कि वृद्धि दर प्रति 10 वर्ष में कितना हुआ? तो +5.75 का हुआ और 10 करोड़ में इतना का हो गया, ठीक है। ये डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, तो इसको स्किप कर सकते। अब यहाँ पे हम देखते हैं, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो अंडमान एवं निकोबार है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, ठीक है। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा हुआ? उत्तर प्रदेश। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हुआ? तो दिल्ली है। और वही जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जनसंख्या एवं क्षेत्रफल दोनों दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो है लक्षद्वीप, ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो केरल है, यहाँ पे 1084 है। और वही अगर सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश तो पांडुचेरी है, यहाँ पे 1037 है। न्यूनतम सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो वो हरियाणा है, तो 879 यहाँ पे है। वही अगर हम बात करें तो न्यूनतम सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दमन एवं दीप है, जो कि 618 है। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो केरल है, यहाँ पे 94% यहाँ पे पॉपुलेशन यहाँ पे साक्षर है। वही अगर सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे लक्षद्वीप भी टॉप में आता है,
तो 91.80% यहाँ पे साक्षरता है। वहीं अगर हम न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दादरा और नागर हवेली है, जहाँ पे 76.20% यहाँ पे पॉपुलेशन साक्षर है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो वो बिहार है। यहाँ पे 1106 पे लोग यहाँ पे प्रति किलोमीटर में यहाँ पे लोग निवास करते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो दिल्ली है। यहाँ पे 11,320 लोग का है। न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे मात्र 17 है जनसंख्या घनत्व। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश में देखा है तो अंडमान और निकोबार है, यहाँ पर मात्र 46 लोग उस जनसंख्या क्षेत्र में घनत्व वाले क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो 0 से 6 वर्ष के बीच में तो 972 है। यहाँ पे सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला अगर राज्य पूछा जाए तो वो है अरुणाचल प्रदेश, जो कि नॉर्थ ईस्ट में है। अब आगे हम देखते हैं सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, तो यहाँ पे क्या है 968 है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य यहाँ पे भी हरियाणा है, 834 है। हमने देखा था उसमें भी, यहाँ पे सेक्स रेशियो था तो वहाँ पे भी मेल फीमेल का, तो वहाँ भी 879 था। यहाँ पे भी है न्यूनतम, यहाँ शिशु वाले में भी ये पिछड़ा हुआ है अभी भी, हरियाणा में 834 है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश में तो दिल्ली है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में यहाँ पे दिल्ली आ रहा है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य कौन सा है, तो मेघालय है। तो यहाँ पे 27.95% वृद्धि देखी गई है 10 सालों में। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश में तो है दादर एवं नागर हवेली, यहाँ पे 55.88% यहाँ पे वृद्धि दर्ज की गई है। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है, तो नागालैंड है। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है तो लक्षद्वीप है, 6.3% रहा है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो दिल्ली है। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो दिल्ली है। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश है। यहाँ पे 90% पॉपुलेशन यहाँ पे क्या है प्रतिशत, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या यहाँ पे है तो वो हिमाचल प्रदेश में 90%। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या कहाँ पे है, तो गोवा में है 62%। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो सिक्किम है। अब आगे देखते हैं हम, तो न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो सिक्किम है। न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश तो लक्षद्वीप है। न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है, 10% यहाँ पे मात्र है। न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश तो अंडमान निकोबार है, यहाँ पे 37.77% है। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य गोवा है। ठीक है, तो प्रतिशतता में जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है, तो मेघालय है 27.2%। और बिहार में कितना है 23.9%। शहरी जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो दमन एवं दीप है, 218.8% है। शहरी जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य सिक्किम है, 153.4 है प्रतिशत में है। सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला राज्य है केरल। सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला राज्य है केरल। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला ग्रामीण में पुदुचेरी, और केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात में भी पुदुचेरी यहाँ पे भी है। न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो जम्मू एवं कश्मीर है, यहाँ पे 840 है। और न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है, जहाँ पे 880 है। केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाला राज्य दमन एवं दीप है। केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाला राज्य चंडीगढ़ है, यहाँ पे 690 है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है,
और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य मध्य प्रदेश है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य सामान्य में प्रतिशत में देखा है तो कौन सा है, तो पंजाब है। यहाँ पे 31.9% है पॉपुलेशन अनुसूचित जाति का है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला सामान्य जनसंख्या में प्रतिशत में देखा है तो मिजोरम है। यहाँ पर 94.41% पॉपुलेशन एसटी की जनसंख्या की है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप 94.8% है। ये यूनियन टेरिटरी की यहाँ बात की जा रही है। मुख्यतः साक्षरता के परिप्रेक्ष्य में सर्वाधिक साक्षरता जनसंख्या में वृद्धि वाला राज्य बिहार है और सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या में वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो दादर और नगर हवेली है। पुरुष साक्षरता में शीर्ष राज्य में है केरल। महिला साक्षरता में शीर्ष राज्य है केरल। पुरुषों में सर्वाधिक साक्षरता वाला यूनियन टेरिटरी में है लक्षद्वीप। स्त्रियों में सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला राज्य बिहार है और न्यूनतम महिला साक्षरता वाला राज्य भी बिहार है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश में दादर एवं नागर हवेली आता है और न्यूनतम महिला साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश में भी दादर और नागर हवेली आता है। पुरुष स्त्री साक्षरता दर में सर्वाधिक अंतर वाला राज्य राजस्थान है। यहाँ पे क्या है, पुरुषों और महिलाओं के साक्षरता में काफ़ी डिफरेंस है जो कि 27.1% है। पुरुष स्त्री साक्षरता दर में सर्वाधिक अंतर वाला केंद्र शासित प्रदेश में दादर और नागर हवेली है। न्यूनतम स्त्री साक्षरता पुरुष साक्षरता में अंतर मेघालय 3.1%, मतलब सबसे ज़्यादा न्यूनतम अगर देखा है तो डिफरेंस कहाँ पे है, तो पुरुष और महिला साक्षरता में तो मेघालय में है। और वही अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करें तो लक्षद्वीप में है। देश में उच्च साक्षरता जिला कौन सा है, तो सरचीप है जो कि मिजोरम में है। यहाँ पे 98.76% जनसंख्या यहाँ पे साक्षर है। और देश में निम्न साक्षर जिला अगर बात करें तो कौन सा है, तो अलीराजपुर जो कि मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे 37.2% है निम्न साक्षरता यहाँ पे।